गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा ने मंगलवार को दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। हरीश राणा 13 साल से पूरी तरह से बिस्तर पर थे। दिल्ली एम्स में भर्ती हरीश राणा का मंगलवार को निधन हो गया। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी। इच्छा मृत्यु का देश में पहला मामला है। हरीश राणा 13 सालों से कोमा जैसी स्थिति में थे। हरीश के माता पिता ने अपने बेटे के लिए कोर्ट से इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनका इलाज बंद कर दिया गया और अब उनका निधन हो गया। हरीश राणा 32 साल के थे और 2013 में एक हादसे के बाद से वो वेजिटेटिव स्टेट में थे। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 14 मार्च को उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया। पिछले कई दिनों से हरीश एम्स के पैलिएटिव केयर में भर्ती थे, जहां धीरे धीरे उनका इलाज बंद किया गया। पिछले 11 दिनों से मेडिकल बोर्ड की निगरानी में सारी प्रक्रिया चल रही थी। हरीश राणा मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले थे और साल 2013 में वो पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र थे। यहाँ पर पढ़ाई के समय हॉस्टल की चौथी मंजिल से वो नीचे गिर गए और इस दौरान उन्हें बेहद गंभीर ब्रेन इंजरी हुई। इस हादसे के बाद डॉक्टर ने उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा और तब से वो लगातार बिस्तर पर थे। दुलारचंद हत्याकांड में 4 महीने से बेऊर जेल में बंद अनंत सिंह को जमानत मिलते ही बाढ़ से मोकामा के लिए निकले, जहां उनके पैतृक गांव समर्थकों का भारी जनसैलाब जहां पर देखने को मिला, जिससे सड़कें खचाखच भर गई। मोकामा विधायक अनंत सिंह सोमवार को सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ सुबह 9 बजे पटना स्थित आवास से अपने विधानसभा क्षेत्र मोकामा के लिए रोड शो पर निकले। इस दौरान जगह जगह सैकड़ों समर्थक फूलमाला लेकर उनके स्वागत में खड़े नजर आए। अदमल गोला के सब नीमा गांव में उनके सैकड़ों समर्थक स्वागत में खड़े नजर आए। वहां वो थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके, लोगों से मिले और उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ गया। 4 महीने बाद जेल से बाहर आए अनंत सिंह के स्वागत में पटना की सड़कों पर उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जनता में उत्साह है। स्वागत में हम लोग जगह जगह हर पंचायत में माला, फूल, लड्डू, मिठाई लेके खड़े हैं। जनता में भरपूर उत्साह है। जो काम पड़ा हुआ है सब काम अब होगा। जेल चले जाते हैं लोग, जलता है उनसे विपक्षी लोग, कहीं न कहीं फंसा देता है, बार बार चले जाते हैं, लेकिन जनता का उन पर स्नेह है, बाहर आ जाते हैं। फिर देखिए कितना जल्दी बाहर आ गए। पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर जिन भी राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया लागू की गई है, वहां सब कुछ सुचारू रूप से संपन्न हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का कार्य अपेक्षाकृत सुचारू रूप से संपन्न हुआ। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची के पीठ ने कहा कि अन्य राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर शायद ही कोई कानूनी विवाद हुआ हो। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर जिन भी राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया लागू की गई, वहां सब कुछ सुचारू रूप से संपन्न हुआ। अन्य राज्यों में भी कुछ जटिलताएं हैं, लेकिन समान रूप से नहीं, लेकिन जटिलताएं जरूर हैं। कुल मिलाकर अन्य राज्यों से शायद ही कोई मुकदमा दायर किया गया। कोर्ट ने 1 अप्रैल की तारीख तय करते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए रिपोर्ट 1 अप्रैल को उस पर हम देंगे। अब देखना होगा जब 1 अप्रैल को कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा तो फिर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है और चुनाव आयोग क्या कुछ दलीलें रखता है और उसके बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इजरायल की ईरान से जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मिडिल ईस्ट का युद्ध पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। हम युद्ध से प्रभावित सभी देशों के अलावा ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा मकसद डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए इलाके में शांति की बहाली का है। पीएम मोदी बोले कि ये संकट अलग प्रकार का है, इसके समाधान भी अलग प्रकार से तय किए जा रहे हैं। हमें धैर्य, संयम और शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। इस युद्ध को लेकर पल पल में हालात बदल रहे हैं, इसलिए मैं देशवासियों से भी कहूँगा कि हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल
और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास 16 अवैध बिल्डिंगों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। इस दौरान इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती रही। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास बेगम बाग क्षेत्र में 16 अवैध बिल्डिंग्स पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। महाकाल मंदिर में नीलकंठ द्वार के पास ये कार्रवाई हुई है। यह प्रॉपर्टी उज्जैन विकास प्राधिकरण की है, जिसे 30 वर्ष की लीज पर आवासीय उपयोग के लिए दिया गया था। बावजूद इसके यहाँ पर धर्म विशेष के लोगों ने नियम विरुद्ध इसका व्यवसाय उपयोग किया। लीज समाप्ति के बाद लीज का नवीनीकरण नहीं हो सका। जब उज्जैन विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिए तो संबंधित लोग न्यायालय पहुंच गए। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद अवैध अतिक्रमण पर अब ये कार्रवाई की जा रही है। वही मामले में आईपीएस राहुल देशमुख का कहना है 16 निर्माणों को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम की मदद से हटाया जा रहा है। हटाने के पश्चात विकास प्राधिकरण के द्वारा इस पर कब्जा लिया जाएगा। साथ ही जो हरिफाटक ब्रिज का चौड़ीकरण हो रहा है, बन रहा है, उस चौड़ीकरण में भी ये जो भूमि निकल के आएगी उसका उपयोग किया जाएगा। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में 111 नहीं, सिर्फ 11 विधायक ही है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली का एक विवादित बयान सामने आया, जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि यूपी में 111 नहीं, सिर्फ 11 विधायक दे दो। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान का एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा, और ये वादा करके वे जा रहे हैं। उन्होंने समर्थकों से कहा कि अगर मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत करनी है तो एक डंडा, एक झंडा और एक नेता बनाना पड़ेगा और विधानसभा तक पहुंचाना होगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मेरठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अनावरण से पहले ही क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मंगलवार सुबह लोगों ने देखा तो हंगामा मच गया। मेरठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अनावरण से पहले ही क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मंगलवार सुबह लोगों ने देखा तो हंगामा मच गया। सूचना पर एसपी ग्रामीण पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। वहीं सूचना पर संगीत सोम भी मौके पर पहुंच गए और अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, आरोपियों पर कार्रवाई हो, 30 मार्च को ही प्रतिमा का अनावरण होगा। ये ऐसा कुकृत किया है। देखिए, पहली बात तो महापुरुषों के लिए इतना अपमानजनक काम करना ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होता। और महापुरुष किसी एक जाति बिरादरी के नहीं, बाबा साहब ने संविधान लिखा तो किसी एक जाति बिरादरी के नहीं। हम सबके हैं, हम सबके पूजनीय हैं, हम सबके आदरणीय हैं। अभी प्रशासन का यही काम है कि जिन्होंने ये किया है कि उनके सख्त से सख्त उन्हें सजा मिले, ये इलाज हो, उनका ठीक से उनका इलाज हो और नई प्रतिमा यहाँ लगेगी। ये हम सबकी जिम्मेदारी। 30 तारीख को अनावरण था, 30 तारीख को अनावरण होगा इसका। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यूपी भाजपा संगठन में नए गठन को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच संगठन में नए गठन को लेकर भी लगातार मंथन जारी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 की विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर बीजेपी जीत की हैट्रिक के लक्ष्य के साथ लगातार काम करती नजर आ रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की अब तक कई दौर की बैठकें हुई हैं। बीजेपी संगठन की नए सिरे से गठन की प्रक्रिया जारी है। जिला इकाइयों के गठन की प्रक्रिया के साथ अब पार्टी की कोर कमेटी की बैठक भी होनी है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक तरफ चर्चा है, वहीं बीजेपी संगठन के नए गठन को लेकर मंथन भी जारी है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के कार्यक्रमों को लेकर के जनता के बीच में बराबर जाती है। सरकार के किए हुए कार्यों को, अभी जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने 9 साल अभूतपूर्व काम किए, उसको लेकर जनता के बीच में है। उसी तरह से संगठन भी अपने को चुस्त दुरुस्त करते हुए संगठन भर में बैठकें हो रही हैं पार्टी की।
बिहार के बेगूसराय से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर एक बैंक में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। बिहार के बेगूसराय से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर एक बैंक में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 6 की संख्या में अपराधी बैंक में घुस गए और बैंक कर्मचारियों को बंधक बना लिया और लूटपाट के हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद बैंक कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। इस घटना की सूचना मिलते ही बेगूसराय के एसपी मनीष और तेघरा डीएसपी घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए नजर आए। इस घटना के संबंध में बेगूसराय के एसपी मनीष ने बताया कि तेघरा थाना क्षेत्र के हसनपुर स्थित एक्सिस बैंक में 6 की संख्या में अपराधी पहुंचे। मोटा मोटी अराउंड 3 लाख से 4 लाख के बीच की बात आई। उनका कहना है कि 5 लोग 4, 5, 6 भी हो सकते हैं कि लोग घुसे थे, मास्क थे और उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और उसके बाद यहाँ से भागे। DVR लेके जाने की बात बताई गई है, लेकिन आसपास में और CCTV कैमरा है जहाँ सभी लोग को डिटेल्स प्राप्त हो रही है, इस पर काम कर रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने धार्मिक स्थलों में 34 लाउड स्पीकरों को उतारा है। इस दौरान प्रशासन की ओर से कहा गया कि माननीय न्यायालय के आदेश पर ये अभियान चलाया जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने धार्मिक स्थलों को 34 लाउड स्पीकरों को उतारने के लिए आदेश दिया। इस दौरान प्रशासन की ओर से कहा गया कि माननीय न्यायालय के आदेश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान नगर क्षेत्र में स्थित सिविल लाइन, थाना नगर कोतवाली और खालापार कोतवाली क्षेत्र में पुलिस द्वारा चलाया गया था। इस दौरान पुलिस ने नमाज के दौरान तेज वॉल्यूम में चलाए जा रहे लाउड स्पीकर को उतरवाकर जब्त करने की कार्रवाई की है। पुलिस ने तीनों थाना क्षेत्र से 34 लाउड स्पीकरों को उतरवाकर अपने कब्जे में ले लिया। आला अधिकारियों का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण के चलते माननीय न्यायालय के निर्देशन पर यह अभियान जनपद में चलाया जा रहा है और जो आगे भी लगातार जारी रहेगा। जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशक क्रम में जो आवाज निर्धारित की गई है, उससे उस परिदृश्य में 34 के खिलाफ कार्रवाई की गई है तथा कुछ के वॉल्यूम कम कराए गए हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूंगा आपको कि इसमें जो भी ऐसे लोग हैं उनको मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं कि लोग स्वयं जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करें। इसमें कोई ऐसा वॉल्यूम या कोई प्रदूषण की स्थिति न पैदा हो जिससे कि उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए रेलवे ने रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर पहले की तरह पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा। टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए रेलवे ने रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर पहले की तरह पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा, बल्कि समय के हिसाब से रिफंड में कटौती की जाएगी। नए नियमों के अनुसार अगर कोई यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करता है तो उसे किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर केवल 50% राशि ही वापस की जाएगी। इसके अलावा अगर टिकट 72 घंटे पहले रद्द किया जाता है तो यात्री को 75% तक रिफंड मिलेगा। नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू होंगे। 45% ऑफ द फेयर इंट्रोड्यूस किया, जो कि कैंसिलेशन का चार्ज रहेगा, और 72 आवर्स से पहले जेन्युइन पैसेंजर है जिसने अगर कैंसिल कराया है और अगर और भी कोई है तो उसमें नो डिडक्शन एक्सेप्ट दी जो एक मिनिमम जो चार्ज होता है मिनिमम टिकट पे कैंसिलेशन का, वो रहेगा इसमें। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे जालसाज गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो AI तकनीक की मदद से ठगी और धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम देता था। दिल्ली में ठगी करने वाले आरोपी भी अब पढ़े लिखे इंजीनियर की तरह स्मार्ट हो चुके हैं। आरोपी ठगी के लिए AI तकनीक का दुरुपयोग कर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। दिल्ली साउथ वेस्ट जिला साइबर जिला पुलिस ने एक ऐसे ही जालसाज गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ठगों ने AI तकनीक की मदद से फाइनेंस मिनिस्टर की आवाज को मॉडिफाई कर 22,67,000 की ठगी की और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। मामले का खुलासा करते हुए साउथ वेस्ट जिला साइबर सेल थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का भांडाफोड़ किया है। 10 आरोपियों को दिल्ली और राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली, मुंबई समेत कई राज्यों में अपना गोरख धंधा चला रहे थे। कंसीडरिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर, स्पेशल टीम बनाई गई
जिन्होंने मनी ट्रेल की एनालिसिस करी, सोशल मीडिया की एनालिसिस करी, CDR टेक्निकल एनालिसिस करते हुए ये पाया कि रोहिणी और नेताजी सुभाष पैलेस एरिया दिल्ली के अंदर से ये कुछ ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं जो कि म्यूल बैंक अकाउंट प्रोवाइड कराते थे,